धमाकेदार, शानदार और जानदार क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पार्ट 2 ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। इसके अलावा और भी चैप्टर्स की एमसीक्यू सीरीज को मैं अपलोड कर चुकी हूं। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस डेफिनेटली जाकर देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके और आपका जो प्रिपरेशन है उसको एक नई हाइट मिल सके। आपको पता है कि इन वीडियोस में हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम्स के जो सेक्शन ए है उस पर प्रॉपर्ली फोकस कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत डीप स्टडी ना करनी पड़े, आपका टाइम बचे और अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुंच सके, ये मेरी पूरी कोशिश रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियोस को लास्ट तक देखा करिए और मुझे कमेंट जरूर किया करिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या चीजें पसंद आ रही हैं, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है। वो सारी चीजें मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के मुझे बड़ा मजा आता है। तो वो एक मोटिवेशनल कमेंट्स की मुझे भी बहुत जरूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो आज के 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको बता रही हूँ कि वीडियो को देखना कैसे है, जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पॉज द वीडियो, टिक द करेक्ट आंसर और लास्ट में अपने मार्क्स मुझे कमेंट करके बताने हैं कि मैम इतने मार्क्स हमने अचीव किए हैं। इज दैट क्लियर? मेरे पास कुछ डिमांड जो है वो डेट्स की आ रही है कि मैम हिस्ट्री के डेट्स आप बता दीजिए। तो हिस्ट्री के डेट्स के मैं शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बना दूंगी और उन शॉर्ट्स में आप लोगों को जल्दी से वो सारे डेट्स डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 से। What type of power sharing is practiced in Belgium? बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग कैसी थी आपको बताना है। ओनली अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो आपको पता है कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग गवर्नमेंट बनाई गई थी और ऑर्गन्स के बीच में पावर को डिवाइड किया गया था, है ना? तो यहाँ पर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर डिवाइडेड थी। द करेक्ट आंसर वी आर हैविंग इज दी अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग का बेनिफिट पूछ रहा है आप लोगों से। क्रिएट सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करती है? रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है। प्रिवेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर और डिस्ट्रॉयज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय तो नहीं करती है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट नहीं करती। दोनों में से, इन दोनों में से क्या आंसर होगा? पावर शेयरिंग का बेनिफिट पूछा है, तो पावर को हम शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसी एक इंसान पे उसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो मेन बेनिफिट क्या होगा? इट प्रिवेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर और इससे ही कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रिवेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which principle of power sharing is used in the formation of different level of government? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब पावर शेयर होती है तो उसे कौन सी पावर शेयरिंग बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है? तो वो क्या है हम लोगों का? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर जो होता है, अलग अलग लेवल्स पर पावर को क्या कर देना? डिवाइड कर देना, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम का की कैरेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल पावर्स आर हेल्ड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी, क्या केवल सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही सारी पावर्स रहेंगी? पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर अलग अलग लेवल पर डिवाइडेड होगी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट रिलीजन्स और पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वन गवर्नमेंट नहीं हो सकता। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना? 2 से ज्यादा लेवल का गवर्नमेंट का होना ही क्या होता है? हमारा फेडरलिज्म होता है। सो दैट पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना? मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरलिज्म। और उसी में क्या है? डिफरेंट अलग अलग लेवल पर डिवाइड होना, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, लोकल हो गया। तो वही चीज क्या कहलाती है आप लोगों की? फेडरलिज्म कहलाती है, वही उसका की कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग एग्जिस्ट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जहां पर क्या होता है, आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जो नॉमिनेटेड गवर्नमेंट होती है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसका हेड जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो पार्लियामेंट्री जो पावर शेयरिंग है वो कैसी होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप और नन ऑफ द अबव। तो वहां पर क्या होता है हमारा?
हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेचर के लिए जो कानून बनाता है, और हमारा एक क्या पार्ट होता है, जुडिशरी होता है। तो वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम वाला काम भी कहाँ काम करता है, आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में काम करता है। यानी कि एक दूसरे से अलग भी है और एक दूसरे के कामों पर चेक भी कर रहे हैं, नजर भी रख रहे हैं, पावर में बैलेंस भी है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। आपकी जो बुक है उसमें बताया गया है कि किस कंट्री ने कम्युनिटी गवर्नमेंट का सिस्टम अडॉप्ट किया था, दैट इंडिया, बेल्जियम, श्रीलंका और यूएसए। तो हमारे पास कौन सी दो स्टोरी थी, श्रीलंका और बेल्जियम की, जिसमें से बेल्जियम इज द कंट्री जिन्होंने अडॉप्ट किया था क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन श्रीलंका विच कम्युनिटी वाज द मेजॉरिटी। श्रीलंका के अंदर कौन सी कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, सिन्हाला, तमिल, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस। तो इसमें से जो आपकी मेजॉरिटी वाली जो थी वो कौन सी थी, आप लोगों की सिन्हालास थे। 74% आप लोग के सिन्हाला थे और 18% क्या थे, आप लोग के तमिल्स थे। उसमें से भी कुछ आपके इंडियन तमिल्स थे और कुछ कैसे थे, आप लोग के श्रीलंकन तमिल्स थे, है ना। तो यहां पर आपसे पूछा है कि क्या है आपका, इन श्रीलंका विच कम्युनिटी वाज द मेजॉरिटी। तो मैंने आपको बताया 74% क्या है आप लोगों का सिन्हाला थे और उसमें से 18% क्या थे, आप लोगों के तमिल स्पीकर्स थे। और तमिल में भी फिर दो ब्रॉडर ग्रुप में डिवाइडेड था, कुछ थे आपके श्रीलंकन तमिल्स एंड सम ऑफ आर दी इंडियन तमिल्स। तो वो उस ग्रुप में डिवाइडेड था, वो आप चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें इन लोगों का रिलीजन भी पूछ लेते हैं कि कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता था, शायद मैंने एक क्वेश्चन लिया भी है, तो वो क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Belgium adopt a system of power sharing? बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया था? Why? To ensure a dictatorship, to prevent civil conflicts between different ethnic groups, to allow the majority community to dominate, to become a theocracy। यानी कि किसी तरीके से कोई रिलीजन वहां पर क्या करे, किस तरीके से रूल करे, इसीलिए डिक्टेटरशिप को इंश्योर करने के लिए, या फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेट कर सके उस चीज को अलाउ करने के लिए। तो इसमें से कुछ भी नहीं था। वो लोग क्या चाहते थे कि जो सिविल कन्फ्लिक्ट्स है, जो वहां रहने वाले सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स है उनको रिड्यूस किया जा सके, उन्हें खत्म किया जा सके, सभी को इक्वल पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। इसीलिए पावर शेयरिंग को कहां अडॉप्ट किया गया, बेल्जियम में अडॉप्ट किया गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। कल भी हमने शायद इस क्वेश्चन पे बात की थी कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होना, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, तो जहां पर पावर लेवल्स में ना होकर सेम लेवल पर रहती है, एक दूसरे से अलग भी होते हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, एक तरीके से एक दूसरे को पूरा भी करते हैं। तो वो क्या है आपका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों के काम अलग अलग हैं लेकिन तीनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक दूसरे की पावर को बैलेंस करते हैं, है ना। तो दैट legislature, executive and judiciary is the correct example of the horizontal form of power sharing. Next question देख लेते हैं, what happens when power is not shared? अगर पावर शेयर ना हो तो क्या होगा, कुछ ही नहीं होगा, कोई फांस थोड़ी चढ़ा देगा, नहीं। पावर शेयर नहीं होगी तो सोसाइटी के अंदर चीजें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। क्या गड़बड़ हो जाएंगी, स्टेबिलिटी एंड पीस, मोनोपोली ऑफ पावर बाय वन ग्रुप और अथॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्या पीस और स्टेबिलिटी रहेगी पावर अगर शेयर नहीं होंगी? भाई अगर कोई मुझे पावर नहीं देगा, आपको पावर देगा, तो कहीं ना कहीं मैं क्या हो जाऊंगी, थोड़ी सी वॉयलेंट हो जाऊंगी, मैं आपके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी, तो पीस डिस्टर्ब होगी। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, भाई अगर मेजॉरिटी को आप सब दे दोगे तो माइनॉरिटी के राइट्स तो प्रोटेक्ट नहीं होंगे। और प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्या इस तरीके से डेमोक्रेसी का प्रमोशन होगा, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, मोनोपोली ऑफ पावर बाय वन ग्रुप और अथॉरिटी। इसमें क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर किसी एक ग्रुप की मोनोपोली हो जाएगी और एक ही ग्रुप क्या करेगा, अथॉरिटी रहेगा और वही अपनी मर्जी जो है वो चलाएगा, जैसे कि हमने मेजॉरिटेरियनिज्म में पढ़ा था, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, मोनोपोली ऑफ पावर बाय वन ग्रुप और अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, the power of Belgium have successfully dealt with their country's power sharing problem and is leading a happy and peaceful life. Which route to federation have they opted for?
इसमें से कौन सा फेडरेशन रूट जो है उन्होंने ऑप्ट किया था, ये आप लोगों को बताना है। बेल्जियम में जो क्या था, इन लोगों ने सक्सेसफुली डील किया, अपनी जो पावर, अपनी जो वहां पे कम्युनिटी थी उनके बीच में इन लोगों ने सक्सेसफुली पावर को शेयर किया, लेकिन कौन से ग्रुप ऑफ फेडरेशन को अपनाकर वो काम किया था, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर? सो ऑप्शंस यहां पर आप लोगों को गिवन है, कमिंग टुगेदर, कोऑपरेटिव फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर एंड कॉम्पिटिटिव फेडरेशन। सो दैट आप लोगों को पता है कि 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन पढ़ी थी। वैसे तो ये आपका सवाल जो है वो फेडरलिज्म चैप्टर से ज्यादा अच्छा बनता है, फेडरलिज्म से है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया है पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट लगाकर। तो आप लोगों का अगर बेल्जियम की बात की जाए तो वहां पर जो फेडरेशन अपनाई गई थी वो क्या था आप लोगों का, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन था। आई थिंक आंसर यहाँ गलत लिखा हुआ है, कमिंग टुगेदर नहीं था, वो क्या था आप लोगों का, होल्डिंग टुगेदर था। जब अलग अलग जो सोसाइटी होती है, अलग अलग कम्युनिटीज जो होती है, स्टेट्स जो होती है, वो साथ में आती हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी स्टेट गवर्नमेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। और कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि हर स्टेट की अपनी अलग अलग पावर ज्यादा होती है, यानी कि इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और स्टेट की पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी सेंटर, है ना। तो वो चीज वहां पर आपको देखनी है कमिंग और होल्डिंग टुगेदर में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, होल्डिंग टुगेदर। इंडिया हो गया, बेल्जियम हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है आप लोगों के, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code below in the list। आपको कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, अब वो क्या है वो आप लोग को देखना है। देखिए यहाँ पर आपको 2 लिस्ट गिवन है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा किससे सही मैच करेगा। तो एथनिक का मतलब क्या होता है, तो इसमें जहां तक अगर मैं बात करूं, अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन द कल्चर। एथनिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा डिविजन जो कल्चर के ऊपर बेस्ड हो, ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड हो, दैट इज नोन एज दी एथनिक। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए मेजॉरिटेरियनिज्म की, तो आपको बताया है जहां पर मेजॉरिटी अपने अकॉर्डिंग रूल करे, उसे माइनॉरिटी से कोई भी मतलब ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। तो दैट बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल कंट्री। तो इसका क्या हो गया आपका सी। नेक्स्ट बात की जाए सिविल वॉर, यानी कि कंट्री के अंदर ही 2 ग्रुप्स के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वॉर क्रिएट हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। तो दैट अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री, so that is known as the civil war। जब वायलेंस बढ़ जाती है, वो जब बातचीत तक चल रही है वॉर ठीक है, लेकिन जब वो वायलेंट हो जाती है तो वो क्या होती है, एक तरीके से सिविल वॉर कहलाती है। नेक्स्ट बात की जाए यूनिटरी सिस्टम, जहां पर केवल 1 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, केवल 1 आएगा, है ना। so that only one level of government is known as the unitary system of government, जहां सारी पावर एक ही गवर्नमेंट के पास होती है। क्लियर? तो ये आपका हो गया दैट। बात की जाए तो उल्टा चल रहा है ये, फर्स्ट का डी, यहां पर फर्स्ट का डी 2 में है, ए और डी में। सेकंड का क्या है हमारा, सी, सेकंड का सी। यहां तो हमें आंसर मिल गया है ये वाला, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड 4 का ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, समझ में आ गया हो आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स accurately distinguishes between majoritarianism and power sharing। इन दोनों के बीच में कौन सा स्टेटमेंट सही डिफरेंशिएट कर रहा है, सही डिफरेंस बता रहा है, that you need to know। आपको बताना है, that you need to tell me। तो इसमें आपको स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप करेक्ट आंसर बता पाओगे। Majoritarianism emphasizes the dominance of the majority community, while power sharing emphasizes the sharing of power among different groups. B. Majoritarianism emphasizes the need for consensus building, while power sharing emphasizes the exclusion of minority groups। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है कि minority groups को exclude कर देना या फिर majoritarianism को मतलब consensus building करना, तो वो चीज गलत है। सी अगर बात की जाए, मेजॉरिटेरियनिज्म एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकोमोडेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या करना, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को ही देखना सिर्फ। व्हाइल पावर शेयरिंग एम्फेसाइजेस द नीड्स फॉर मेजॉरिटी रूल। पावर शेयरिंग मेजॉरिटी रूल चाह रही है और माइनॉरिटी को क्या कर रही है, इंपॉर्टेंस दे रही है, मेजॉरिटेरियनिज्म दे रही है। तो ऐसा भी नहीं है। Majoritarianism emphasizes the need for the peaceful resolution of conflicts, while power sharing emphasizes the use of force to impose the majority will। यानी कि पावर शेयरिंग तो क्या चाह रही है, मतलब
ये चाह रही है कि फोर्स किया जाए सभी के ऊपर मेजॉरिटी की विल को, और मेजॉरिटेरियनिज्म क्या चाह रहा है कि भाई पीसफुली सारे डिसीजंस को लिया जाए। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, मेजॉरिटेरियनिज्म एम्फसाइजेस द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, की मेजॉरिटी का डोमिनेंस हो। और पावर शेयरिंग क्या कहता है कि सभी ग्रुप्स के बीच में पावर को, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में पावर को क्या कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए। द करेक्ट आंसर वी आर हैविंग इज द ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। इंपोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, किसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट, पावर शेयरिंग के लिए, ठीक है ना। इंपोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, क्या ये पावर शेयरिंग के लिए सही स्टेटमेंट है, नहीं है, ये क्या है आपका मेजॉरिटेरियनिज्म है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, तो यस, ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें कई बार कम करता है, रिड्यूस करता है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यस, पॉलिटिकल और लाइक लोगों के बीच पावर शेयर होती है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ऑर्डर में हमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। आप एग्जांपल इंडिया का ले लीजिए कि इंडिया में पावर को शेयर किया गया है सभी के बीच में, इसीलिए काफी हद तक हम लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देख पाते हैं। इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल ऑपोजिशन अमंग पार्टीज, क्या पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है पावर शेयरिंग की वजह से, तो ऐसा भी नहीं है। तो दैट इसका आंसर क्या है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जाना है कि इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है इन स्टेटमेंट के बिहाफ पर। पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट होती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू एंड इट इज कॉल्ड 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अपना रेवेन्यू वगैरह शेयर करना पड़ता है लोकल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ता है, ठीक है। एंड पावर शेयर क्या होता है हमारा, लोकल टू सेंट्रल, सेंट्रल टू लोकल हमारा पावर क्या होता है, शेयर होता है। तो ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, क्या डिक्टेटोरियल है कि एक ही डिक्टेटर है हमारे यहाँ पर, वो नहीं है। इंपीरियलिस्टिक सिस्टम है हमारे यहाँ पर, यूनिटरी फेडरल गवर्नमेंट है, क्या केवल एक सिंगल है, या फिर डिसेंट्रलाइज, हमारे यहाँ पर सेंट्रलाइज नहीं है पावर, हमारे यहाँ पावर को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। सो दैट इज नोन एज द डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। In Belgium, out of the total population, 59% live in the Flemish region and speak dash language. आपको बताना है कौन से लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोलते थे। 59% पीपल कहां पर, बेल्जियम के अंदर। तो दैट द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज दी डच। आपको पता है बेल्जियम के अंदर मेजॉरिटी में कौन था, डच स्पीकिंग पीपल थे। वहीं ब्रसल्स में कौन था, हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, वहां पर कौन से थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वो मेजॉरिटी में थे। तो बिल्कुल ऑपोजिट हमारा एथनिक कंपोजिशन था दोनों ही कंट्री और कैपिटल के दोनों उसमें देखा जाए तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन बेल्जियम देयर वर टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड डैश स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। अभी बताया मैंने आप लोगों को, दो कौन से ग्रुप रहते थे, डच स्पीकिंग एंड दी फ्रेंच स्पीकिंग, है ना। तो फ्रेंच इज द करेक्ट आंसर, फ्रेंच स्पीकिंग। तो उन्हीं के बीच में टेंशंस थे, दोनों का एथनिक कंपोजिशन एक दूसरे से अपोजिट था कंट्री कैपिटल में, इसलिए टेंशंस बढ़ रहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इन द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका द श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन दी डैश एंड डैश ऑफ द कंट्री। कल भी हमने देखा था कि कौन से पार्ट में कंट्री के ये लोग कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दैट नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका कौन है, हमारे श्रीलंकन तमिल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर, कल भी मैंने बोला था कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा कि आपकी कौन किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो सिन्हाला स्पीकिंग मेजॉरिटी कम्युनिटी किससे बिलोंग करती थी, बुद्धिज्म से बिलोंग करती थी, दे आर दी बुद्धिस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोगों का, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन विच ईयर। तो द करेक्ट आंसर इज दी 1948, 47, 49, 58। कौन सा है इसमें से, 1948 के अंदर श्रीलंका क्या बन गया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था।
Next question, in dash an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus regarding Tamil. किस ईयर में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया और तमिल को डिसरिगार्ड किया गया? दैट इज दी 1956 का एक्ट जो पास हुआ था उसके अंदर इस काम को किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम prescribed that the number of dash and French speaking ministers shall be equal in the central government. तो बेल्जियम के अंदर कौन सी दो कम्युनिटीज थी? फ्रेंच और डच स्पीकिंग। तो फ्रेंच तो आ गया, तो डच जो है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है? करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये चीज कही गई थी अमेंडेड जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो कई बार एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। इन स्टोरी से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। स्टोरी की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। पहले पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो अब जो क्वेश्चन बता रही हूं उन्हें बहुत ध्यान से देख लीजिए कि हमने हर एक लाइन से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का मिस ना हो जाए। ठीक है ना। डैश इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। No matter where they live, this government has the power regarding cultural, education and language related issue. कौन सी गवर्नमेंट बनाई गई थी आप लोगों की अलग अलग कम्युनिटी के लिए बेल्जियम के अंदर? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर क्या है हम लोगों का? कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि लैंग्वेज, सोशल इश्यूज जो हो गए, एजुकेशनल इशू हो गए, कल्चरल इशू हो गए, उन पर क्या करेगी? डिसीजन ले सकती है अपनी कम्युनिटी के लिए। ठीक है ना। तो वो क्या है आपका? कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, when many countries of Europe came together to form the European Union, dash was chosen as its headquarter. अब जब लाइक बेल्जियम के अंदर इतना ज्यादा एथनिक डिवीजन होने की वजह से भी लोगों ने एकोमोडेट किया, एक दूसरे को देखा, तो उस चीज से खुश होकर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर किस जगह को बनाया गया था? दैट इज दी ब्रसेल्स, है ना। जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, वहां पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने का डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग इज फॉल्स? गलत बताना है आपको। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पावर शेयरिंग को लेकर क्या है? रॉन्ग है। पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स, इट्स टोटली राइट। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर, दैट इज ऑल्सो राइट। पावर शेयरिंग इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये गलत है क्योंकि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग को लेकर कौन सा सही है, अब ये बताना है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो सारे ही ऑप्शन आप लोगों के बिल्कुल ठीक सटीक बैठते हैं अपनी जगह पर। सारे स्टेटमेंट क्या है आप लोगों के? ठीक है। नेक्स्ट है, डैश मीन्स अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। अभी बताया था मैंने आपको कि ऐसा डिविजन जो कि कल्चर या ट्रेडिशन के बिहाफ पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एथनिक बोलते हैं। दैट इज नोन एज द एथनिक डिविजन, है ना। तो वो है आप लोग का एथनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash is a belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes of the minority and the needs of the minority. इस क्वेश्चन को कल से मेरे ख्याल से हम लोग 5-6 बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही रहने वाला है। मैं नहीं बताऊंगी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, आप बताएंगे क्योंकि कल से मैं काफी बार डिस्कस कर चुकी हूं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash in Belgium is a good example of power sharing among different social groups. सोशल ग्रुप्स के बीच पावर को डिवाइड करना बेल्जियम के अंदर इसका एक एग्जाम्पल है और काफी अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है वो? कम्युनिटी गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज दी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच में पावर क्या होती है? डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में पावर शेयर हो रही है, यानी कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों का, द मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका आर दी सिन्हाला स्पीकर्स, है ना, विच कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ द पॉपुलेशन। सिन्हाला स्पीकर्स कितने परसेंट है? 74% है और 18% क्या है आप लोगों के? तमिल स्पीकर्स। द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज दी 74%। मैंने आपसे कहा है एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी क्या क्वेश्चन बन जाएगा हम खुद नहीं जानते, इसीलिए
हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को कंटिन्यू 2 से 3 बार, आपने एक बार देखा आंसर किए, अब थोड़ा सा गैप लो, 2-3 घंटे का गैप लो, कुछ और पढ़ाई कर लो, कोई दूसरे वेट पढ़ो, फिर उसके बाद दोबारा से आओ, दोबारा से वीडियो देखो। अब देखो कि आपने कितना इंप्रूव किया और कितने क्वेश्चंस आपको याद रहे, और जो पहले गलत किए थे क्या उन्हें दोबारा सही कर पाए या फिर नहीं कर पाए। तो इस तरीके से वीडियो को जब बार बार देखोगे तो एट दी एंड जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठे होंगे ना, और उस टाइम पर जो सारे आंसर सही सही टिक करके आ रहे होंगे, तो वहां बैठ के मुझे जरूर याद करोगे कि मैम ने बोला था कि ये क्वेश्चंस आएंगे और आए और हमारे बहुत अच्छे से ठीक हुए हैं। तो वहां बैठ के जब मुझे याद करोगे तो बड़ी खुशी महसूस होगी। तो बस वही चीज करनी है और मुझे वही चीज करवानी है आप लोगों से कि आप लोग वहां बैठ के बस सारे 20 on 20 ठीक करके आओ, ठीक है ना। यहां देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% ऑफ पीपल स्पीक डैश व्हाइल 20% आर स्पीकिंग व्हाट। आपको मैं बताया था ब्रसल्स के अंदर कौन थे, मेजॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग थे और माइनॉरिटी में कौन था, डच स्पीकिंग थे। तो दैट फ्रेंच एंड डच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम डैश ऑफ पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। तो क्या था आप लोगों का 40% पीपल जो है वो क्या बोल रहे थे आप लोगों के, मेजरली फ्रेंच बोल रहे थे, और कहां रहते थे आप लोगों के, विलोनिया रीजन में रहते थे, ठीक है ना। दैट इज दी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। नेक्स्ट अगर बात की जाए आप लोगों के, बेल्जियम हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। इनके अलावा और किसके साथ बॉर्डर था फ्रांस का, सॉरी बेल्जियम का, दैट स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इटली एंड जर्मनी। सो जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी के साथ लगा हुआ बॉर्डर था, इसलिए 1% जर्मन की कम्युनिटी भी थी, जो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे वो भी बेल्जियम के अंदर रह रहे थे, है ना। सो दैट जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आप लोग का, डैश इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। जब कंट्री के अंदर रहने वाले ही दो ग्रुप्स के बीच में ऐसी वॉयलेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो एकदम युद्ध जैसा लगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। दैट इज नोन एज दी सिविल वॉर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग। तो यहां पर आप लोग के टोटल 54 क्वेश्चंस हो चुके हैं पावर शेयरिंग चैप्टर से। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हो, चीजें समझ में आई हो, कुछ चीजें आप लोगों के लिए नई हो और कुछ चीजें आप लोग पहले से ही जानते हो। अब आप मुझे जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीजें आती थी और क्या नहीं आता था, और आपने अल्टीमेटली कितना स्कोर जो है वो किया है, दैट आई वांट टू नो, और आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने आऊंगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।